Good morning, students. So let's start our lecture. Within last lecture, we have seen session, which is server-side state management technique, right? वो टॉपिक के अंदर हमने देखा कि what is session. हम सेशन को अगर web.config फाइल के अंदर उसके रिलेटेड सेटिंग्स वहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं. उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा था सेशन का. एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो सीन के सेशन के मेंबर्स कौन कौन से हैं एंड हमें अगर सेशन को एंड करना है देन विच आर द वेज कि हम सेशन को एंड कर सकते हैं, राइट. सो दैट वाज टॉपिक नंबर 4.5 ऑफ योर सिलेबस. अगेन we will continue with the same topic, that is topic number 4.5 कि जिसके अंदर हमें application as a server side state management technique देखना है. Again I repeat, application के जिससे हमें server side state management technique देखना है and it is also to be considered within the topic that is 4.5 of your syllabus, right? So ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन. चलो पहले हम देखते हैं कि क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी हमने देखी, सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक हमने कौन सी देखी और वो सारे जो भी टेक्निक्स है, स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स है, उसमें डिफरेंस क्या है, राइट? ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने हिडन फील्ड, राइट, वो एक टेक्निक देखी थी विच वाज क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक. नाउ हिडन फील्ड इज द टेक्निक के जिसका यूज करके हम ऐसी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं विद इन हिडन फील्ड कि जो हमें हाइड करके रखनी है, बट स्टिल इट विल बी अवेलेबल टू अनदर पेज अगर हम उसके साथ क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करें तो. And that query string is again a client side state management technique कि जिसके अंदर हम URL के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं and we can send those data from one page to another और दूसरे पेज के ऊपर वो डेटा हम रिट्राइव करके उसे यूज भी कर सकते हैं. After that we have seen what is view state. View state was also client side state management technique कि जो for a single page data store करते हैं, right? So we can say कि hidden field is also for a single page, but अगर हमें वो particular data दूसरे पेज के ऊपर यूज करने हैं then it is possible, but over there we have to combine it with query string. अगेन अगर हम क्वेरी स्ट्रिंग को ध्यान में रखें तो क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हम डेटा एक पेज से नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पेज के ऊपर ले जा सकते हैं. व्यू स्टेट की अगर हम बात करें देन डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सिंगल पेज, मतलब जो पेज के ऊपर हम व्यू स्टेट क्रिएट करते हैं वही पेज के ऊपर हम उसे यूज कर सकते हैं. देन वी हैव सीन कुकीज, राइट. कुकीज के अंदर मैंने आपको बताया कि आप एक पेज के ऊपर आपकी वेबसाइट के अंदर कुकी को क्रिएट करते हो तो पूरी वेबसाइट के अंदर, राइट, कोई भी यूजर के रिलेटेड आप उसे यूज कर सकते हो, राइट. सो दैट वर द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स के जो हमने देखे. आफ्टर दैट वी हैव सीन सेशन विच इज सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, राइट. और सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि सेशन इज क्रिएटेड फॉर अ यूजर. अगेन आई रिपीट, सेपरेट सेशन इज क्रिएटेड फॉर डिफरेंट यूजर्स. मतलब अगर मेरी एप्लीकेशन अभी 10 यूजर्स यूज कर रहे हैं तो 10 डिफरेंट सेशंस क्रिएट होते हैं एंड आफ्टर दैट जो सेशन जो पर्टिकुलर यूजर का है वो यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो सेशन के अंदर स्टोर होती है एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज ऑन ऑल द पेजेस ऑफ द वेबसाइट. मतलब अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो पर यूजर सेशन के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, इट कैन बी एक्सेस ऑन एनी ऑफ द पेज विद इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, राइट. बट इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर. अगेन आई रिपीट, वो पर्टिकुलर यूजर के रिलेटेड डेटा स्टोर होंगे, राइट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ एप्लीकेशन. एंड एप्लीकेशन एक ऐसी सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है कि जिसका यूज करके हम ऐसे डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं विच इज अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स एंड ऑन ऑल द पेजेस. अगेन आई रिपीट, विच इज अवेलेबल ऑन फॉर ऑल द यूजर्स एंड इट इज अवेलेबल ऑन ऑल द पेजेस. मतलब अगर मैं एक बार एप्लीकेशन के अंदर एक
वेरिएबल वैल्यू की पेयर स्टोर कर देती हूँ, राइट, तो वो वेरिएबल वैल्यू की पेयर सारे यूजर्स के रिलेटेड होगी और सारे पेजेस के ऊपर मैं उसे एक्सेस कर सकती हूँ. मीन्स वी कैन से इट इज रिगार्डलेस ऑफ यूजर. जैसे सेशन के अंदर था, सेशन के अंदर भी हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो सारे पेजेस के ऊपर हम रिट्राइव कर सकते हैं, बट इट इज ओनली फॉर अ सिंगल यूजर. लेकिन ये एप्लीकेशन के अंदर इट इज रिगार्डलेस ऑफ यूजर. यहाँ पे हम जो डेटा स्टोर करेंगे इट विल बी अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स एंड ऑन ऑल द पेजेस. एंड ऑब्वियसली एज इट इज अ सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, तो वो डेटा जो भी हम एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करेंगे इट इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर, और ऑब्वियसली वहां पे सर्वर के रिसोर्सेज यूज होंगे. बट अलॉन्ग विद दैट हम जो डेटा स्टोर करेंगे, राइट, वो डेटा सिक्योर भी रहेंगे बिकॉज वी आर स्टोरिंग दोज डेटा ऑन दी सर्वर, राइट. And it is a single data repository for all the users, or we can say for all the sessions. Again I repeat, it is a single data repository. एक ही डेटा रिपोजिटरी है कि जिसके अंदर जितने भी यूजर्स अपने लिए कोई भी डेटा क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर करेंगे वो सिंगल रिपोजिटरी के अंदर ही स्टोर होगा, राइट. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी डेटा हम ये एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करेंगे इट विल बी अवेलेबल टिल द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. अगेन आई रिपीट, जो भी डेटा हम एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करेंगे इट विल बी अवेलेबल फॉर द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. मतलब एप्लीकेशन जब तक रनिंग कंडीशन में रहेंगी, राइट, तब तक वो डेटा वहां पे स्टोर रहेंगे. एंड ऑब्वियसली इट विल ऑक्यूपाई द मेमोरी, बिकॉज अगर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, बट वो डेटा पूरे एप्लीकेशन की लाइफ टाइम तक वहां पे स्टोर रहेंगे. एंड along with that you also need to remember that we will able to store small amount of data, right. So these are the some important points which you need to remember related to this application, which is server side state management technique. After that we have also seen global application class, राइट, कि जिसे हम ग्लोबल ASAX फाइल के टर्म्स में हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस क्लास, तो ये क्लास के अंदर एप्लीकेशन लेवल इवेंट्स अवेलेबल है. अगेन आई रिपीट, एप्लीकेशन लेवल इवेंट्स अवेलेबल है. एंड व्हिच आर दोज इवेंट्स? अगर हम वो इवेंट्स की बात करें देन वी कैन से दे आर एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन एरर. Again I repeat, they are application start, application and application error. Application start का मीनिंग क्या होगा? Obviously application start का मीनिंग ये होगा कि जब भी application start होगी, राइट, फर्स्ट टाइम रन होगी, तब अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करने हैं तो उसके रिलेटेड हम वो टास्क ये एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट के अंदर लिख सकते हैं. आफ्टर दैट अगर हमें कोई भी टास्क एप्लीकेशन के एंड के ऊपर परफॉर्म करना है, मतलब अगर हम एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करते हैं, राइट, तो जब हम वो एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करते हैं उस वक्त अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, राइट, तो हम ये एप्लीकेशन एंड इवेंट के ऊपर लिख सकते हैं. एंड द लास्ट इज एप्लीकेशन एरर, कि जिसके अंदर हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो भी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन होगी, अगेन आई रिपीट, हमारी एप्लीकेशन के अंदर, राइट, जो भी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन होगी, अनहैंडल्ड एरर होगी, उसे अगर हमें हैंडल करना है तो हम ये एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर इवेंट के अंदर उसके रिलेटेड कोड लिख सकते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर हमें एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म करने हैं तो हम ये 3 इवेंट्स का यूज कर सकते हैं. दैट इज एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन एरर, राइट. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये तीनों इवेंट्स कहाँ पे अवेलेबल है? इट इज अवेलेबल इन global.asax file which is also known as global application class. Again I repeat, जिसे हम global application class भी कहेंगे, right? So that is the important thing you need to remember related to this particular server side state management technique, right? Good enough. Now हम एप्लीकेशन के अंदर डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं एंड उसमें से डेटा कैसे रिट्राइव कर सकते हैं. So to store the application, the way of storing is same as कि जो हमने सेशन के अंदर यूज किया है.
हाउ? पहले हम यहाँ पे वो सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का नेम लिखेंगे, दैट इज एप्लीकेशन। आफ्टर दैट पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर हम की लिखेंगे, या फिर आप उसे वेरिएबल नेम भी कह सकते हो, राइट। एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इक्वल टू एंड द वैल्यू के जो आपको वो पर्टिकुलर की के रिलेटेड या फिर वो पर्टिकुलर वेरिएबल के रिलेटेड आपको स्टोर करनी है, राइट। एंड इफ यू वांट टू रिट्राइव दोज डेटा कि जो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर किए हैं, सो अगेन द सेम प्रोसीजर कि जो हमने सेशन के अंदर देखा था, राइट। हम पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ताकि हम वो पर्टिकुलर वैल्यू वो वेरिएबल के अंदर असाइन कर सके। आफ्टर दैट वी विल राइट ओवर हियर दैट इज एप्लीकेशन, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर हम वो की का नेम लिखेंगे या फिर वेरिएबल का नेम लिखेंगे कि जिसके रिलेटेड मुझे वैल्यू चाहिए, विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन, राइट। और अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑफ सम स्पेसिफिक डेटा टाइप ऑब्वियसली, तो हम उसे कन्वर्जन फंक्शन का यूज करके उसे कन्वर्ट करेंगे। इन शॉर्ट, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 का यूज करके जो भी वैल्यू ये एप्लीकेशन के काउंट वेरिएबल में से रिट्राइव होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी एंड CNT वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी, राइट। सो एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे हम जो भी प्रोसीजर यूज करते हैं टू स्टोर द वैल्यू विद इन द एप्लीकेशन एंड टू रिट्राइव द वैल्यू फ्रॉम द एप्लीकेशन इज टोटली सेम एज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन सेशन, राइट। जो हमने ऑलरेडी सेशन के अंदर यूज किया है इट इज टोटली सेम। सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो डिफरेंस क्या होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया डिफरेंस कि अगर हम सेशन का यूज करेंगे तो वो सिंगल यूजर के रिलेटेड मेंटेन होगा, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं देन दिस सिंगल डेटा रिपोजिटरी विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द यूजर्स एंड ऑन ऑल द पेजेस। नाउ ओवर हियर ऑब्वियसली देयर विल बी द कंफ्यूजन, राइट। यहाँ पे मे बी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कॉन्करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, बिकॉज आप एज्यूम करो ना कि एक ही वेरिएबल है जिसे U1 ID का यूजर भी उसे मॉडिफाई कर रहा है, U2 ID का यूजर भी उसे मॉडिफाई कर रहा है एट द सेम टाइम। सो इट इज पॉसिबल कि वहां पे कॉन्करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एंड टू अवॉइड दिस कॉन्करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर लॉक एंड अनलॉक देयर आर 2 मेथड्स कि जो हम ये एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हैं ताकि हम ये कॉन्करेंसी रिलेटेड जो भी एनोमली हो उसे हम अवॉइड कर सके, राइट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉक एंड अनलॉक? एज द नेम सेज, लॉक का मीनिंग ये होगा कि हम एप्लीकेशन को लॉक कर पाएंगे और अनलॉक का मीनिंग ये होगा कि हम एप्लीकेशन को अनलॉक कर पाएंगे। लेकिन हम ये दोनों मेथड को कहाँ पे यूज करेंगे? सो द थिंग इज दैट जहां पे भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू या फिर कोई भी की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है, वो मॉडिफिकेशन से पहले हम एप्लीकेशन को लॉक करेंगे, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन करेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट हम एप्लीकेशन को अनलॉक कर देंगे। मतलब जब ये एप्लीकेशन लॉक होती है उसके बाद कोई भी दूसरा यूजर सेम वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अगेन आई रिपीट, कोई भी दूसरा यूजर सेम वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। एंड जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो हम एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं ताकि दूसरे यूजर वो सेम एप्लीकेशन के अंदर जो वेरिएबल है या फिर की है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सके, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 2 मेथड्स दैट इज लॉक एंड अनलॉक के जो हम कॉन्करेंसी रिलेटेड एनोमली अगर एप्लीकेशन के अंदर होती है तो उसे हम अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं, right? And this is a very important question related to the short questions, that which are the methods that can be used to maintain concurrency within the application, which is server side state management technique. So over here you need to consider 2 methods, that is lock and unlock. लॉक का यूज करके आप मॉडिफिकेशन से पहले एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो एंड अनलॉक का यूज करके आप मॉडिफिकेशन से पहले एप्लीकेशन को मॉडिफिकेशन के बाद आप एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हो ताकि दूसरे यूजर्स उसे यूज कर सके, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज all about the theory portion of this application, which is server side state management technique.
जिसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर कि वो एक सिंगल डेटा रिपोजिटरी है विच इज अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स एंड ऑन ऑल द पेजेस, राइट। एज यूजुअल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं ये पर्टिकुलर सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक के रिलेटेड, राइट। एंड फॉर दैट पर्पस मैंने सेम एप्लीकेशन ओपन की है कि जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। अगेन आई रिपीट, मैंने सेम एप्लीकेशन यहाँ पे यूज की है कि जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाई थी, दैट इज सेशन EX1। आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर देख सकते हो, राइट। वही सेम वेबसाइट है, दैट इज सेशन EX1, कि जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी S1 एंड S2 टू पेजेस क्रिएट किए थे ताकि मैं सेशन के रिलेटेड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे सकूं, राइट। एंड ओवर हियर मैंने यहाँ पे एक और पेज बनाया है, दैट इज A1.ASPX। अगेन आई रिपीट, सेम एप्लीकेशन के अंदर, सेम वेबसाइट के अंदर मैंने एक और पेज ऐड किया है, दैट इज A1.ASPX। नाउ यू ऑलरेडी नो कि आप कैसे वेबसाइट के अंदर कोई भी वेब फॉर्म ऐड कर सकते हो, कोई भी वेब पेज ऐड कर सकते हो, राइट। सो आई डोंट थिंक कि वो मुझे स्टेप्स फिर से बताने की जरूरत है, राइट। सो वही एप्लीकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे A1.ASPX पेज को मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड किया एंड ऑन दैट पेज आई हैव केप्ट वन बटन, दैट इज उसकी ID प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस प्रॉपर्टी विंडो, दैट इज BTN इंक्रीमेंट। मैंने ये बटन की ID प्रॉपर्टी सेट की है एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, दैट इज इंक्रीमेंट, राइट। So these are the two things, two properties related to this button के जो मैंने A1.ASPX पेज के ऊपर प्लेस किया है। Now what I want to do, मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर एप्लीकेशन के अंदर मैं जो काउंट वेरिएबल स्टोर करूंगी उसे इंक्रीमेंट करना है। बट हम कैसे जान पाएंगे कि ओके ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर हमने जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू स्टोर की है वो सारे यूजर्स के रिलेटेड सेम है? तो उसके लिए मैंने सेम पेज के ऊपर सेम इवेंट के अंदर सेशन भी मेंटेन किया है ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड एप्लीकेशन के जो हम यूजर के रिलेटेड मेंटेन करते हैं, राइट। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेम पेज के ऊपर सेशन भी मेंटेन किया है, राइट। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, मुझे क्या करना है जब भी ये A1.ASPX पेज लोड हो ब्राउजर के अंदर, मुझे सेशन क्रिएट करना है, उसके अंदर S काउंट नेम का वेरिएबल स्टोर करना है, की बनानी है एंड उसके अंदर 0 से उसे इनिशियलाइज करना है। लाइकवाइज मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करना है, एप्लीकेशन के अंदर A काउंट नेम का वेरिएबल मुझे क्रिएट करना है एंड उसे भी मुझे 0 से इनिशियलाइज करना है। नाउ जब भी यूजर ये इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक करे तो मुझे सेशन की वैल्यू एंड एप्लीकेशन की वैल्यू दोनों को इंक्रीमेंट करना है, राइट। एंड मैं आपको टू डिफरेंट ब्राउजर का यूज करके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू दैट वी स्टोर विद इन द सेशन एंड द वैल्यू दैट वी स्टोर विद इन द एप्लीकेशन, राइट। गुड इनफ। सो अब आपको पता चल गया होगा कि मुझे यहाँ पे टू डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर वर्क करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे टू डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर वर्क करना है, दैट इज पेज लोड इवेंट ताकि मैं सेशन एंड एप्लीकेशन के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकूं एंड बटन की क्लिक इवेंट के जिसका यूज करके मैं इंक्रीमेंट कर सकूं, राइट। सो पहले हम पेज लोड इवेंट देखते हैं। विद इन पेज लोड इवेंट एज यू आर एबल टू सी, मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन रखी है। इफ कंडीशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है इफ नॉट इज पोस्ट बैक, और आपको अब ये कंडीशन बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि जब भी पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अगर पेज रिफ्रेश होता है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी बिकॉज हमने यहाँ पे इफ नॉट इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का यूज किया है और वो इफ कंडीशन के अंदर हमने लिखा है, राइट। तो मैंने ये इफ कंडीशन के अंदर सेशन के अंदर जो S काउंट वेरिएबल है एंड एप्लीकेशन के अंदर जो A काउंट वेरिएबल है दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अगेन आई रिपीट, सेशन के अंदर जो S काउंट की मैंने यहाँ पे क्रिएट की है एंड एप्लीकेशन के अंदर A काउंट की मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, दोनों को 0 से मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, राइट।
सो दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स कि जो मैंने A1 पेज की लोड इवेंट के ऊपर लिखे हैं, राइट? इट्स वेरी सिंपल। सेशन एंड एप्लीकेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है उसे मैंने सिर्फ 0 से इनिशियलाइज किया है, राइट? नाउ द क्लिक इवेंट ऑफ इंक्रीमेंट बटन। जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे दोनों वेरिएबल को +1 करना है, दैट इज इंक्रीमेंट करना है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे क्या किया, सेशन के अंदर जो s काउंट वेरिएबल है उसे मैंने +=1 किया, मतलब वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट? अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे सेशन के अंदर s काउंट वेरिएबल है उसे +1 करके इंक्रीमेंट कर दिया, राइट? सो ये s काउंट वेरिएबल तो +1 करेंगे तो पहले अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 3 हो जाएगा, बट इट विल बी फॉर स्पेसिफिक यूजर। अगेन आई रिपीट, इट विल बी फॉर स्पेसिफिक यूजर, राइट? ओके, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जो ए काउंट वेरिएबल है उसे भी इंक्रीमेंट किया है। अगेन आई रिपीट, एप्लीकेशन के अंदर जो ए काउंट वेरिएबल है उसे भी +=1 से इंक्रीमेंट किया है, बट बिफोर इंक्रीमेंटिंग मैंने एप्लीकेशन को लॉक किया, इंक्रीमेंट किया और बाद में एप्लीकेशन को अनलॉक कर दिया। अगेन आई रिपीट, मॉडिफिकेशन से पहले मैंने एप्लीकेशन को लॉक किया, मॉडिफाई किया एंड आफ्टर दैट मैंने एप्लीकेशन को अनलॉक कर दिया, राइट? सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के जो हमें यहाँ पे कंसीडर करने हैं, एंड यहाँ पे मैंने लॉक एंड अनलॉक मेथड का भी यूज किया है। एंड आफ्टर दैट सिंपल, मैंने MSG बॉक्स का यूज करके s काउंट वेरिएबल की वैल्यू सेशन में से रिट्राइव करके कॉन्केटिनेट करके डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे रखी, VBCRLF को कॉन्केटिनेट किया एंड आफ्टर दैट ए काउंट की वैल्यू मैंने एप्लीकेशन में से रिट्राइव करने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए MSG बॉक्स में लिखा है, राइट? इन शॉर्ट, मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने सेशन एंड एप्लीकेशन दोनों की वैल्यू को एक साथ डिस्प्ले किया है ताकि हम डिफरेंस देख सके, राइट? गुड इनफ, आई थिंक दिस स्मॉल एग्जांपल इज प्रीटी क्लियर, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग, इसे हम रन करते हैं, लेकिन रन करने से पहले मुझे A1 को स्टार्ट पेज सेट करना पड़ेगा। सो सेट एज स्टार्ट पेज मैंने किया और मैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन को रन करती हूँ, राइट? सो यू विल सी द एप्लीकेशन विद इन द ब्राउजर, मतलब ये A1.ASPX पेज आप ब्राउजर के अंदर देख पाओगे, राइट? एंड वी विल हैव जस्ट अ सिंगल बटन, राइट? लेकिन ये पेज जब भी ब्राउजर में फर्स्ट टाइम लोड होगा तो हमने पेज लोड इवेंट के ऊपर वो जो 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, दैट इज इफ कंडीशन के अंदर सेशन को क्रिएट करने के लिए दैट इज ओवर हियर, उसके अंदर s काउंट वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, एंड एप्लीकेशन के अंदर a काउंट वेरिएबल क्रिएट होगा और 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट? दिस आर द 2 थिंग्स के जो हमने पेज लोड इवेंट के अंदर लिखी है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम अगर ब्राउजर में पेज लोड होता है तो वो दोनों वेरिएबल्स क्रिएट होके सेशन एंड एप्लीकेशन में रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएंगे, राइट? गुड इनफ। अब हम क्या करते हैं, मैं ये सेम URL को कॉपी करती हूँ, ध्यान से देखना, मैं ये सेम URL को कॉपी करती हूँ और ये जो दूसरा ब्राउजर है दैट इज क्रोम, उसके अंदर मैं यहाँ पे उसे ओपन करती हूँ। अगेन आई रिपीट, ये जो दूसरा ब्राउजर है, राइट, उसके अंदर मैं यहाँ पे उसे ओपन करती हूँ, राइट? सो इट्स ओवर हियर, मैंने वो URL को ब्राउजर के एड्रेस बार के अंदर पेस्ट किया, एंटर किया। सो सेम पेज नाउ यू आर एबल टू सी ओवर हियर, सी सेम पेज मुझे यहाँ पे 2 ब्राउजर के अंदर दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, मैंने ऐसा क्यों किया? जब भी मैं 2 डिफरेंट ब्राउजर्स के अंदर सेम पेज रन करूंगी देन इट विल बी कंसीडर्ड कि 2 डिफरेंट यूजर्स उसे एक्सेस कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट, अगर मैं सेम पेज को 2 डिफरेंट ब्राउजर्स का यूज करके एक्सेस करूंगी तो इसका मीनिंग ये होगा, ऐसा कंसीडर होगा ASP.NET डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर कि 2 डिफरेंट यूजर्स उसे एक्सेस कर रहे हैं। एंड वी नो कि अगर 2 डिफरेंट यूजर्स एक्सेस करते हैं तो 2 सेपरेट सेशंस क्रिएट होंगे।
अगेन आई रिपीट, अगर 2 डिफरेंट यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं तो 2 अलग अलग सेशंस क्रिएट होंगे एंड बट एप्लीकेशन एक ही क्रिएट होगा। अगेन आई रिपीट, एप्लीकेशन एक ही क्रिएट होगा, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, राइट। लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे अभी क्रोम ब्राउजर के अंदर हूँ, इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। सी, जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक किया, यू आर एबल टू सी यहाँ पे एस काउंट 1 आया एंड ए काउंट 1 आया, दोनों की वैल्यू 1 है, राइट। ओके, चलो फिर से सेम क्रोम ब्राउजर के अंदर जो पेज है उसके इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सी, एस काउंट 2 आया, ए काउंट 2 आया। रिमेंबर, एस काउंट 2 है एंड ए काउंट भी 2 है। मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करती हूँ। अब मैं मोजिला फायरफॉक्स के अंदर मैंने जो सेम पेज रन किया है, राइट, उसके इंक्रीमेंट बटन के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। सी, जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक किया, नाउ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, एस काउंट 1 है लेकिन ए काउंट 3 है। अगेन आई रिपीट, एस काउंट 1 है लेकिन ए काउंट 3 है। लेट्स क्लिक ऑन ओके। फिर से मैं इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। सी, एस काउंट 2 है एंड ए काउंट 4 है। अगेन आई रिपीट, एस काउंट 2 है एंड ए काउंट 4 है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि जो मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ। अगेन आई रिपीट, दिस इज द थिंग कि जो मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ कि सेशन डिफरेंट यूजर्स के रिलेटेड डिफरेंट होगा, लेकिन एप्लीकेशन सारे यूजर्स के रिलेटेड एक ही होगी। इसीलिए सेशन की वैल्यू दोनों ब्राउजर में 2 हो गई है, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर जो हमने ए काउंट स्टोर किया था उसकी वैल्यू 4 है, बिकॉज मैंने 4 टाइम्स ये इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक किया है, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेशन एंड एप्लीकेशन के जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। So students, this is all about this particular state management technique, right? That is application कि जो मैंने यहाँ पे आपको demonstrate किया, and मैंने उसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि what is the difference between session and application, right? Good enough. तो मैंने यहाँ पे application को demonstrate कर दिया, right? Now here is one application कि जो आपको खुद बनानी है। अगेन आई रिपीट, हियर इज द एप्लीकेशन कि जो आपको खुद बनानी है, राइट। नेक्स्ट वीक में आप जब लैब में आओ तब। सो मैं आपको अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप उसके रिलेटेड थोड़ा वर्कआउट करके आना, राइट। सो द एप्लीकेशन नंबर 25 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट। अगेन आई रिपीट, एप्लीकेशन नंबर 25 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से स्पेसिफाई किया है कि आपको क्या करना है। सी, यू हैव टू क्रिएट एन एप्लीकेशन कि जो कस्टमर की डिटेल्स मेंटेन करे। कौन सी डिटेल्स मेंटेन करनी है? कस्टमर नंबर, नेम, सिटी, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब आपको पता है कि नंबर, नेम, सिटी, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ को यूजर के पास से इनपुट लेने के लिए आप कौन से कंट्रोल्स का यूज कर सकते हो, राइट। वो अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, बिकॉज हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई है, राइट। सो ये कस्टमर डिटेल्स आपको इनपुट लेनी है कौन से पेज के ऊपर? details.aspx पेज के ऊपर। अगेन आई रिपीट, कौन से पेज के ऊपर? details.aspx पेज के ऊपर। आफ्टर दैट, ये जो इंफॉर्मेशन आप यूजर के पास से इनपुट लोगे, उसके बाद आपको यूजर को एक सिलेक्शन देना है। अगेन आई रिपीट, उसके बाद आपको यूजर को एक सिलेक्शन देना है कि वेदर यूजर को ये कस्टमर की डिटेल्स क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करनी है या फिर कुकीज के अंदर स्टोर करनी है। अगेन आई रिपीट, आपको यूजर को सिलेक्शन देना है कि यूजर को ये पर्टिकुलर डिटेल्स कस्टमर की क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करनी है या फिर कुकीज के अंदर स्टोर करनी है। अगर यूजर क्वेरी स्ट्रिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट, तो क्या करना है? ये सारी डिटेल्स क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करके queue.aspx पेज के ऊपर ले जानी है। अगेन आई रिपीट, ये सारी डिटेल्स क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करके queue.aspx पेज के ऊपर आपको नेविगेट करना है और वहां पे वो सारी डिटेल्स मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करनी है। मतलब queue.aspx पेज की पेज लोड इवेंट के ऊपर ये सारी डिटेल्स आप क्वेरी स्ट्रिंग में से रिट्राइव करोगे और मैसेज बॉक्स के अंदर उसे डिस्प्ले करोगे।
लेकिन अगर यूजर ने कुकीज सिलेक्ट किया है कि उसे ये डिटेल्स कुकीज के अंदर स्टोर करनी है, तो आपको क्या करना है, कुकी क्रिएट करके ये सारी डिटेल्स कुकी के अंदर स्टोर करनी है, c.aspx पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है और वहां पे कुकी में से रिट्राइव करके सारी डिटेल्स लेबल कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करनी है। अगेन आई रिपीट, कुकी में से सारी डिटेल्स रिट्राइव करके लेबल कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करनी है, राइट। सो दिस इज द एप्लीकेशन के जो आपको कंसीडर करना है, राइट। दैट इज एप्लीकेशन नंबर 25 कि जो आप नेक्स्ट वीक में लैब में आओगे तब आपको ये एप्लीकेशन के ऊपर वर्कआउट करके आना है। बुक के अंदर मुझे अच्छी तरह से वो वर्कआउट किया हुआ चाहिए ताकि आप यहाँ पे डायरेक्टली वो एप्लीकेशन को क्रिएट कर सको, राइट। सो दिस इज द एप्लीकेशन दैट यू नीड टू कंसिडर एंड along with that this is the first application, राइट। सेकंड एप्लीकेशन की जो इसके ऊपर आपको वर्कआउट करके आना है, इट इज ओवर हियर, राइट। मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन सी एप्लीकेशन है। इट इज एप्लीकेशन नंबर 5 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट। अगेन आई रिपीट, इट इज एप्लीकेशन नंबर 5 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट। दीज आर द टू एप्लीकेशंस के जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करके आना है फॉर लैब सेशन, राइट। अब ये एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या करना है, ऑब्वियसली अगेन इट इज प्रिटी क्लियर, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे उसे डिस्क्राइब किया है, राइट। आपको एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट करनी है। अगेन आई रिपीट, आपको एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट करनी है। उसके अंदर आपको एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी एंड डिडक्शंस आपको इनपुट लेने हैं। अगेन आई रिपीट, दीज आर द फील्ड्स के जो आपको यूजर के पास से इनपुट लेनी है, राइट। उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट करनी है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो होगा, राइट। नाउ द फर्स्ट थिंग, मैंने यहाँ पे ये डिडक्शंस वर्ड यूज किया है, तो आपको पता है डिडक्शन का मीनिंग होता है माइनस करना, लेकिन कौन कौन से डिडक्शंस हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई किए हैं। सी, डिडक्शंस कैन बी एनी थ्री ऑफ थ्री, मतलब 3 डिडक्शंस वहां पे होने चाहिए। कौन कौन से ऑप्शंस में से, LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या फिर म्यूचुअल फंड्स। मतलब आपको यूजर को ये फील्ड्स के साथ साथ, राइट, आपको 4 ऑप्शंस आपको देने हैं, दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस SBI, मेडिक्लेम या फिर म्यूचुअल फंड्स। और ये 4 में से यूजर को कंपलसरी 3 डिडक्शन सिलेक्ट करने हैं, एनी 3। अगेन आई रिपीट, यूजर को कंपलसरी 3 डिडक्शन सिलेक्ट करने हैं और जो भी डिडक्शन वो सिलेक्ट करे उसके रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स में वो अमाउंट आपको इनपुट करवाना है। अगेन आई रिपीट, जो भी डिडक्शन यूजर सिलेक्ट करे तो उसके रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स में आपको वो अमाउंट इनपुट करवाना है। अब ये डिडक्शन स्पेसिफाई करने के लिए आप चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको मल्टीपल सिलेक्शन देना है। यूजर हैज टू सिलेक्ट कंपलसरी 3 डिडक्शंस, तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज कर सकते हो फॉर ईच ऑफ देम। और जो भी डिडक्शन यूजर सिलेक्ट करे उसके बाजू में जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके रिलेटेड वहां पे अमाउंट एंटर किया हुआ होना चाहिए, राइट। नाउ यू हैव टू मेंटेन के यूजर ने कितने डिडक्शन, मतलब कितने चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक किया है। 2 नहीं होने चाहिए, 1 नहीं होने चाहिए एंड 4 नहीं होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए, राइट। सो दिस इज द वैल्यू की जो आपको मेंटेन करनी है। आफ्टर दैट आपको बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर ये कैलकुलेशन करना है कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह से स्पेसिफाई कर दी है और आपको ये फॉर्मूला पता है बिकॉज आपने पहले भी ऐसी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट की है, राइट। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरह से सैलरी स्लिप डिस्प्ले करके यूजर को देनी है। अगेन आई रिपीट, बहुत ही अच्छी तरह से आपको सैलरी स्लिप यूजर को डिस्प्ले करके देनी है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 2 एप्लीकेशंस कि जो आपको नेक्स्ट वीक ASP.NET के रिलेटेड जब भी आपकी लैब हो, शेड्यूलिंग हो जाए, तब आपको ये लैब में आके बनानी है। तो इसके लिए आपको पहले से बुक में वर्कआउट करके आना पड़ेगा, जैसे हम VB.NET के अंदर करते थे। अगर आप नहीं वर्कआउट करके आओगे तो मैं आपको लैब में एंटर नहीं करने दूंगी, राइट। सो दीज आर द 2 एप्लीकेशंस के जो आपको ये कंसिडर करना है, राइट। ऑलराइट,
नाउ द थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप जो मैंने बोला कि आपको मेंटेन करना है कि कितने चेक बॉक्सेस के ऊपर क्लिक किया है, तो वो मेंटेन करने के लिए आप व्यू स्टेट का यूज कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, वो वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आप व्यू स्टेट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्यू स्टेट के अंदर काउंट मेंटेन कर दो, राइट। जब भी यूजर LIC वाले चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करे तो व्यू स्टेट के अंदर वो काउंट को इंक्रीमेंट करो। अगर सेम LIC वाले चेकबॉक्स को अनचेक करे तो व्यू स्टेट में काउंट वेरिएबल को -1 कर दो। लाइकवाइज सेम कोड आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस के चेकबॉक्स के रिलेटेड, मेडिक्लेम एंड म्यूचुअल फंड्स, ऑल 4 चेकबॉक्स के ऊपर आपको सेम इफ कंडीशन लिखनी है कि अगर चेक है तो व्यू स्टेट में काउंट वेरिएबल को +1 करो, अगर यूजर अनचेक करता है तो व्यू स्टेट में काउंट वेरिएबल को -1 करो, ताकि बाय द एंड जब भी यूजर बटन के ऊपर क्लिक करे सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए, तो वहां पे आपको व्यू स्टेट में से काउंट पता चल जाए कि यूजर ने कितने चेक बॉक्सेस के ऊपर क्लिक किया है। तो हमारी कंडीशन है कि कंपलसरी 3 होना चाहिए। तो व्यू स्टेट के अंदर अगर काउंट की वैल्यू 3 है तो ही आपको एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट करके देनी है, राइट। So these are the things you need to consider related to this application, right? All right. So students, this is the work कि जो मुझे आपको देना था, right? वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया. And along with that, this is the end of unit 4. Again, I repeat, this is the end of unit number 4 of your syllabus, right? हमने यहाँ पे unit number 4 end कर दिया, right? So let's see. अगर हम सिलेबस में देखने जाए तो सिलेबस के अंदर हमने यहाँ पे ये जो 4th यूनिट है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, राइट। 4th यूनिट इज कंप्लीटेड ओवर हियर। अलोंग विद दैट हमने ये ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास B कंप्लीट कर दिया, राइट। आफ्टर दैट हमने सारे कंट्रोल्स को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके भी मैंने आपको दिखा दिया विथ डेटाबेस इंटरेक्शन, राइट। एंड आफ्टर दैट हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो सारे कंट्रोल्स है, राइट, जो यहाँ पे 2.3 में है वो हमने प्रैक्टिकली करके देख लिए हैं। अगेन आई रिपीट, वो हमने प्रैक्टिकली करके देख लिए हैं। दिस ऑल थिंग्स, ऑब्वियसली थियरी बाकी है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यूनिट नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। गुड इनफ।